Hello everyone, welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about NISAR mission. So recently ISRO has launched on 30th July 2025 NISAR mission and this launching was successful. So what is NISAR? Which launching vehicle is used? In which orbit this satellite is placed? In this lecture we are going to discuss this all things in detail. So let's start with the lecture. So first of all, we have to know about what type of satellite it is. This satellite is a Earth observation satellite. क्या है ये? Earth observation satellite. Now what is Earth observation? मतलब यहाँ पे अर्थ को स्टडी किया जा रहा है, अर्थ की सरफेस को स्टडी किया जा रहा है, अर्थ के ऊपर जो वेजिटेशन है उसको स्टडी किया जा रहा है, बायोमास को स्टडी किया जा रहा है, इवन जो वाटर बॉडीज है, चेंजेस इन द वाटर बॉडीज उसको भी स्टडी किया जा रहा है। एंड इवन जो सरफेस होती है, अर्थ की सरफेस है, उसमें बहुत सारे डिफॉर्मेशंस होते हैं विद टाइम, उसको भी यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। इज दैट क्लियर? डिटेल में आगे हम देखेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट दिस सैटेलाइट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, राइट? नाउ नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। तो किस किस कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन है? व्हाट इज निसार? फुल फॉर्म ऑफ निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, राइट? तो नाम से ही पता चल गया यहाँ पे कौन से दो कंट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे। First is US and second is India. First is US and second country which is involved here it is India, right? US का स्पेस एजेंसी कौन सा है? US का स्पेस एजेंसी है नासा एंड इंडिया का क्या है स्पेस एजेंसी? इंडिया का स्पेस एजेंसी है इसरो। तो यहाँ पे ये दोनों स्पेस एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। अभी इसरो ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो इसरो ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है लॉन्चिंग व्हीकल। क्या कंट्रीब्यूट किया है? लॉन्चिंग व्हीकल, जिससे सैटेलाइट ऊपर लेके जाया गया है, वो व्हीकल जो यूज हुआ है वो किसका है? इंडिया का है, इसरो का है। एंड सेकेंड चीज जो इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट की है वो है एस बैंड रडार, एस बैंड रडार, एस बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एस बैंड रडार यहाँ पे किसने कंट्रीब्यूट किया है? इंडिया ने। नाउ नासा ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो नासा ने फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है दैट इज एंटेना। एंटेना, क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर एंटेनास भी होते हैं, सैटेलाइट एंटेना के थ्रू फ्रीक्वेंसी भेजता है अर्थ की सरफेस पे, और अर्थ की सरफेस पे जो फ्रीक्वेंसी हिट हुआ है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ पे आता है? वापस एंटेना ही रिसीव करता है सैटेलाइट में। तो ये पहला चीज है जो किसने भेजा है? नासा ने। सेकंड यहाँ पे नासा ने कंट्रीब्यूट किया है एल बैंड रडार। क्या कंट्रीब्यूट किया है? एल बैंड रडार। तो ये दूसरा जो है एल बैंड रडार वो किसने कंट्रीब्यूट किया है? नासा ने कंट्रीब्यूट किया है। इज दैट क्लियर? एंड वन मोर थिंग जो इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है वो है सोलर पैनल्स। जो सोलर पैनल लगी होती है किस पे? सैटेलाइट पे, क्योंकि सैटेलाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है? बॉडी होता है, सोलर पैनल्स होते हैं, एंटेना होता है which is a transponder, right? तो यहाँ पे सोलर पैनल किसने कंट्रीब्यूट किया है? सोलर पैनल कंट्रीब्यूट किया है इंडिया ने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्चिंग व्हीकल जो यूज हुआ है, राइट? लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं ब्रीफ में। तो इंडिया के पास कौन कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल है? इंडिया ने स्टार्ट किया था लॉन्चिंग व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV से स्टार्ट किया था, जो हम यूज नहीं करते, इसरो अभी इसको यूज नहीं करता है, राइट? इसमें अपग्रेडेशन हुआ, SLV के बाद आया ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको अभी इसरो यूज नहीं करता। इन दोनों लॉन्चिंग व्हीकल को हम अभी यूज नहीं करते, बट हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था व्हीकल का वो इन दोनों लॉन्चिंग व्हीकल के साथ हुआ था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नाउ नेक्स्ट, इन दोनों के बाद यहाँ पे आता है आपका PSLV। PSLV इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर इसरो। तो यहाँ पे PSLV के बारे में हम देखते हैं अभी। PSLV में टोटल कितने स्टेजेस होते हैं? टोटल होते हैं 4 स्टेजेस। कितने हैं? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेजेस है इन PSLV। डन?
PSLV इज ऑल्सो नोन एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। क्यों इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है? बिकॉज मैक्सिमम जो हमारे मिशन लॉन्च हुए वो हुए आपके PSLV से ही, और जो सक्सेस रेट है PSLV का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे 3 या 4 मिशन ही है जो फेल हुए, बाकी अदरवाइज सारे मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल रहे, इसलिए इसको बोला जाता है वर्क हॉर्स। कितने स्टेज है? 4 स्टेज है, राइट। फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल, सेकंड में लिक्विड, थर्ड में सॉलिड एंड फोर्थ में अगेन लिक्विड। नाउ इसके बहुत सारे वेरिएंट है, PSLV DL, PSLV QL, देन PSLV XL। ये वेरिएंट किसके बेसिस पे है? ये वेरिएंट है ऑन द बेसिस ऑफ बूस्टर्स। इसके अंदर इसके ऊपर कितने स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए हुए हैं। इन DL देयर आर 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, in QL there are 4 strap-on motors and in XL there are 6 strap-on motors, right? तो ये वेरिएशन किसके बेसिस पे है? strap-on motors के बेसिस पे है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो लॉन्चिंग व्हीकल अभी इसरो यूज करता है दैट इज GSLV Mark 1। कौन सा? GSLV Mark 1। तो ये भी लॉन्चिंग व्हीकल है जो अभी इसरो यूज करता है। एंड GSLV Mark 1 में कितने स्टेजेस होते हैं? तो यहाँ पे 3 स्टेजेस है GSLV Mark 1 में। कितने हैं? 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज योर सॉलिड फ्यूल से बना होता है, सेकंड स्टेज इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज योर क्रायोजेनिक स्टेज। एंड इसमें स्ट्रैप ऑन मोटर्स कितने हैं? बूस्टर्स कितने हैं? 4 बूस्टर्स है। कितने बूस्टर है? 4 बूस्टर, 1 2 3 4, एंड चारों के 4 लिक्विड बूस्टर है, मतलब चारों के 4 में लिक्विड फ्यूल ही है। इज दैट क्लियर? तो ये है GSLV Mark 1। GSLV Mark 2 जो है, GSLV Mark 2 उसमें भी सेम रॉकेट है, मतलब सेम फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज क्रायोजेनिक, एंड सेम आपके बूस्टर्स है, 4 बूस्टर, चारों के 4 लिक्विड बूस्टर, राइट। एंड लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है GSLV Mark 3, GSLV Mark 3। और ये जो GSLV Mark 3 है, GSLV Mark 3 में टोटल कोर में 2 स्टेज है, ठीक है। कोर में क्या है? 2 स्टेज है। फर्स्ट इज लिक्विड, सेकंड इज क्रायोजेनिक। फर्स्ट इज लिक्विड एंड सेकंड इज क्रायोजेनिक, डन। बट यहाँ पे स्ट्रैप ऑन मोटर्स कितने हैं? 2 है। स्ट्रैप ऑन मोटर्स 2 है, दोनों के दोनों सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स है। इज दैट क्लियर? 2 स्ट्रैप ऑन मोटर है, दोनों के दोनों सॉलिड है। जब फ्यूल बर्न होता है सबसे पहले कौन सा बर्न होगा? सॉलिड फ्यूल, स्ट्रैप ऑन मोटर वाला। इसीलिए इसको 3 स्टेज रॉकेट भी बोला जाता है। इन दोनों मोटर्स को हम फर्स्ट स्टेज कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज कंसिडर किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड, सेकंड स्टेज इज लिक्विड एंड थर्ड स्टेज इज योर क्रायोजेनिक स्टेज। इज दैट क्लियर? ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग व्हीकल जो अभी हमारे पास है। देन SSLV भी है अभी, देन न्यू जनरेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी आ रहा है, बट उसके बारे में लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, राइट। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा निसार मिशन है उसको लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज हुआ। उसको लॉन्च करने के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज हुआ है वो है GSLV Mark 2। कौन सा है? GSLV Mark 2, GSLV Mark 2। तो यहाँ पे उसका नाम क्या है? GSLV F16। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल है जो यूज हुआ है टू लॉन्च दी निसार मिशन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, लॉन्चिंग व्हीकल हमने देख लिया। लॉन्चिंग व्हीकल के बाद ये सैटेलाइट को कौन सी ऑर्बिट में प्लेस किया गया है? तो सबसे पहले तो ऑर्बिट क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट इज अ इमेजिनरी पाथ, एक इमेजिनरी पाथ है अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी, उसे बोला जाता है ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? वहां पे आपका सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सेलेस्टियल बॉडी। अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ के आजू बाजू एक स्पेस में इमेजिनरी पाथ बना दिया, उसे बोला गया ऑर्बिट। वहां पे क्या रिवॉल्व कर रहा है? सैटेलाइट। वो सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है, वो सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल इज मून, अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, देन इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। हम जो ये सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, है ना, हमने जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया है वो हमने खुद बनाया, मैन मेड सैटेलाइट है, सो इट इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया ऑर्बिट के बारे में। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम ऑर्बिट को समझे तो अलग अलग क्लासिफिकेशन हुए ऑर्बिट के। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड,
ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे है, एल्टीट्यूड, है ना। तो एल्टीट्यूड के बेसिस पे फर्स्ट यहाँ पे है वो है लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा नजदीक है, अर्थ है ये आपका और अर्थ से बहुत ज्यादा नजदीक है, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड है दैट इज 200 टू 2000 किलोमीटर, कितना है 200 टू 2000 किलोमीटर। सेकेंड जो यहाँ पे ऑर्बिट बनेगा दैट इज मिडिल अर्थ ऑर्बिट, एंड मिडिल अर्थ ऑर्बिट का जो रेंज मतलब एल्टीट्यूड रेंज रहेगा दैट इज 2001 टू 35785 किलोमीटर, ठीक है, 35785 किलोमीटर। इसके बीच में अगर कोई भी आपका ऑर्बिट बन रहा है तो उसे बोला जाएगा मिड अर्थ ऑर्बिट या फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट कम्स हायर अर्थ ऑर्बिट, एंड इन हायर अर्थ ऑर्बिट altitude range is more than 35786 किलोमीटर, इससे ज्यादा है और या फिर ये है सेम इक्वल टू और मोर देन 35786 किलोमीटर, देन इट इज नोन एज हायर अर्थ ऑर्बिट। सो ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड हमने बता दिया। नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ, अर्थ के आजू बाजू यहाँ पे ये वाला जो बन रहा है पूरा वो क्या बना आपका लो अर्थ ऑर्बिट, दिस इज अ लो अर्थ ऑर्बिट। इसके ऊपर जो बनेगी अभी यहाँ पे दैट इज मिडिल अर्थ ऑर्बिट, देन मिडिल अर्थ ऑर्बिट के ऊपर जितना भी बन रहा है दैट इज हायर अर्थ ऑर्बिट। इजी, राइट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन कितने टाइप है यहाँ पे, फर्स्ट इज इक्वेटोरियल टाइप, इक्वेटोरियल orbit. Now what is equatorial orbit? For example, this is the earth and this is the equator, 0 degree equator, and ये जो 0 degree equator है and this is the axis of rotation जहाँ पे earth rotate कर रही है on its own axis। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी सैटेलाइट प्लेस किए ये ऑर्बिट में इक्वेटर के ऊपर, मतलब 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ, इस बेल्ट पे अगर आपने कोई भी सैटेलाइट इसके ऊपर लॉन्च किया तो उसे बोला जाता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, राइट। अगर आपने वर्टिकली लॉन्च किया इस तरीके से सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के आसपास, राइट, तो उसे क्या बोला जाता है, पोलर ऑर्बिट। क्या बोला जाता है, पोलर ऑर्बिट, मतलब वो नॉर्थ टू साउथ घूमेगा सैटेलाइट। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट इज योर थर्ड इज योर इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लाइंड ऑर्बिट मतलब इनके बीच में अगर कोई भी अब और सैटेलाइट आ रही है तो उसे बोला जाता है इंक्लाइंड ऑर्बिट। वो एक इंक्लिनेशन पे है, ना ही 0 डिग्री पे ना ही 90 डिग्री पे, वो कोई भी दूसरे एंगल पे है, तो उसे बोला जाता है इंक्लाइंड ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सिंक में है। सिंक्रोनस का मतलब क्या है, सिंक में। तो पहला तो जियोसिंक्रोनस माने अर्थ के सिंक में है। ये जियो माने क्या हो गया, अर्थ, है ना, अर्थ के सिंक में हुआ तो ये सब बोला जाता है जियोसिंक्रोनस। अभी दूसरा अगर आप देखोगे तो वो है सन सिंक्रोनस माने सन के सिंक में है। किसके, सन के सिंक में है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे तालमेल कैसा है, सिंक मतलब तालमेल ही हुआ ना, तो अर्थ के तालमेल में कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है, और जब ये अर्थ रोटेट करता है इसको टाइम कितना लगता है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। इतने टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर देता है ना। अभी अगर अर्थ के ऊपर कोई हमने सैटेलाइट डाली, वो भी सेम टाइम में रिवॉल्यूशन कर रही है। अर्थ का जो रोटेशन टाइम है एंड सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो सेम है, तो उसे बोला जाता है जियोसिंक्रोनस। उसे क्या बोला जाता है, जियोसिंक्रोनस, बिकॉज अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में है। Is that clear? Now next is sun synchronous. Sun synchronous क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सन के साथ सिंक में सोलर डे होता है ना, 2 बजे का अगर धूप है कहीं लग रहा है तो वो सेम एंगल ऑफ रेज आता है। हर रोज 2 बजे आपको वो सेम एंगल ऑफ रेज मिलेगा सन का आपके ऊपर। अगर 2 बजे धूप में खड़े हो तो आज अगर जो एंगल आ रहा है रेज का वो सेम एंगल आपका नेक्स्ट डे भी आएगा। इज दैट क्लियर? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, और अर्थ के आजू बाजू हमने कोई सैटेलाइट डाला, और ये सैटेलाइट ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडिया, और ये इंडिया के ऊपर जब सैटेलाइट पहुंची तो 12 बजे दोपहर के 12,
तो रोज ये दोपहर के 12 बजे इंडिया के ऊपर ही आएगी सैटेलाइट, ठीक है। तो 12 बजे का जो रेज है सन का और ये जो सैटेलाइट है वो दोनों सिंक में जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये होता है आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो निसार मिशन है वो कहां पे डाला गया। निसार मिशन कौन सी ऑर्बिट में डाला गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट है यहाँ पे? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑर्बिट इज सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस। नाउ व्हाट इज सन सिंक्रोनस वो तो बता दिया मैंने। एक और चीज, सन सिंक्रोनस यहाँ पे जो उसका लैटिट्यूड है, मतलब कितनी हाइट पे डाला गया है, तो 747 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे डाला गया। 747 किलोमीटर मतलब कि ये लियो हुआ, लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, सन के साथ सिंक में है और इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये कैसा हुआ आपका? पोलर ऑर्बिट। कैसा हुआ यहाँ पे? ये पोलर ऑर्बिट, ठीक है। तो मोस्टली जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है दे आर पोलर ऑर्बिट ओनली, इसलिए उसको बोला जाता है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, PSSO, ठीक है, PSSO बोला जाता है। और ये हो गया लियो, ये हो गया आपका पोलर है, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ घूम रहा है, इसका एल्टीट्यूड इज 747, इसलिए ये लियो में डाला गया है। और सन के साथ सिंक में, इसलिए इट इज नोन एज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये है निसार के बारे में। इज दैट क्लियर? अभी हम देखते हैं साइट कहां से लॉन्च हुआ है। तो ये जो मिशन है वो लॉन्च हुआ है आपकी, व्हाट इज द साइट फॉर दिस? साइट इज श्रीहरिकोटा। कहां से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा। नाउ वेयर इज इट श्रीहरिकोटा? इट इज इन आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश। एंड श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। टोटल कितनी साइट है इंडिया के पास जहां से लॉन्च होते हैं? फर्स्ट साइट इज फर्स्ट इज तुम्बा, राइट। तो यहाँ से वहाँ केरला में है और वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वहां से भी लॉन्च होता है। तुम्बा के बाद आएगा आपका श्रीहरिकोटा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर उसका नाम है। एंड तीसरा साइट इज इन उड़ीसा, अब्दुल कलाम आइलैंड। जनरली अब्दुल कलाम आइलैंड से क्या लॉन्च होता है, मतलब क्या टेस्ट होता है? मिसाइल टेस्टिंग किया जाता है वहां से। अभी सैटेलाइट लॉन्च इतनी नहीं करते हैं बट नॉट दैट मच, ठीक है। एंड थर्ड साइट जो अभी बन रही है दैट इज टूथुकुरिन। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये जो साइट बन रही है वो स्पेशली किसके लिए बन रही है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SSLV जो हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल है वो अब टूथुकुरिन से ही लॉन्च होगा, उसके लिए वो अलग से बन रही है। इज दैट क्लियर? ये टोटल साइट्स है इंडिया के पास जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ दिस सैटेलाइट विल फंक्शन। कैसे काम करेगा? व्हाट इज द मैकेनिज्म, मतलब ये अर्थ को ऑब्जर्व कैसे करता है। अर्थ को ऑब्जर्व कैसे करता है ये देखने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? फर्स्ट इज योर गामा रेडिएशन, गामा के बाद एक्स रेज, देन यूवी रेडिएशन, देन विजिबल, विजिबल के बाद क्या आएगा? विजिबल के बाद आएगा आपका IR, एंड IR के बाद माइक्रोवेव, एंड माइक्रोवेव के बाद यहाँ पे आता है आपका रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये पूरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब ये सारी माइक्रोवेव्स है। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वेव कोई भी मूव करती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट और एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और ये जो दोनों कंपोनेंट जब मूव करते हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलर होता है, एंड इन रिटर्न दिस टू कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है उस डायरेक्शन से भी वो परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा ये है, और यहाँ पे जो हम मोस्टली यूज किए हैं वो ये माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स का यूज किया गया। कहाँ पे? इन निसार मिशन। अगर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ देखोगे, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई इन गामा एंड वेवलेंथ इज वेरी लो इन गामा, राइट। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल
1 सेकेंड में कितनी बार, ये एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ, ये तीसरा, मतलब दिस इज फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेवलेंथ, राइट। व्हाट इज वेवलेंथ? ट्रफ एंड क्रेस्ट, ये पूरा एक साइकिल है, दैट इज वेवलेंथ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 4 वेवलेंथ है। मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेवलेंथ पास हुई? 4 वेवलेंथ पास हुई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में कितनी वेवलेंथ पास हो रही है। अगर ज्यादा वेवलेंथ पास हो रही है इन 1 सेकेंड, देन इट इज हायर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जहां पे भी वेवलेंथ कम होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी हाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो का वेवलेंथ इज वेरी लार्ज, ये एक वेवलेंथ है, राइट। तो 1 सेकेंड में यहाँ पे कितनी वेव पास होगी? ओनली 1 वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे रेडियो पे आओगे तो फ्रीक्वेंसी कैसा हो जाता है? फ्रीक्वेंसी इज लो बट वेवलेंथ इज मोर। जहां पे भी वेवलेंथ ज्यादा होता है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। क्या करता है? डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है। Is that clear? I hope I am clear with this thing, right? Now move on to the next topic. ये जो रेडियो वेव्स हमने देखी थी पीछे, रेडियो एंड माइक्रोवेव्स, ये उसी का डिवीजन है। ये आप फर्दर डिवाइड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स को यहाँ पे फर्दर डिवाइड किया गया। वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, देन this is, I forgot, a high frequency, then extremely high frequency, super high frequency, this S is super high frequency। तो यहाँ पे ये डिविजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये पूरा माइक्रो एंड रेडियो वेव है जिसको डिवाइड किया गया। और यहाँ पे ये जो SHF है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, उसको फर्दर डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या है? LSCX कुके का, ये फर्दर डिविजन हुआ, दिख रहा है LSCX कुके का, है ना। तो यहाँ पे निसार में जो यूज हुआ है रडार, ठीक है, यहाँ पे जो बैंड यूज हुआ है रडार बैंड, वो है L एंड S बैंड। S किसका है? S है इसरो का, और L किसका है? L है नासा का। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी वेरी जस्ट अ मिनट, अभी यहाँ पे देखो, वेरी लो फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ इज हाई, है ना, वेवलेंथ हाई है। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्दर अगर SHF को देखोगे फर्दर डिविजन, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो दिस इज 1 गीगाहर्ट्ज एंड दिस इज 40 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी इज लो एंड हियर फ्रीक्वेंसी इज हायर। तो L और S का कंपेयर करो, S का फ्रीक्वेंसी कैसा है? लो है, तो वेवलेंथ कैसा होगा? हाई होगा, राइट। S का कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंसी इज हाई एंड वेवलेंथ इज लो। इज दैट क्लियर? एक और चीज मैंने बोला था कि जहां पे भी वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? ज्यादा ट्रैवल करेगा। और जहां पे भी वेवलेंथ कम होगा डिस्टेंस कैसा ट्रैवल करेगा? कम ट्रैवल करेगा। मतलब जो आपका एस बैंड है वो ऊपर का वेजिटेशन, अर्थ के ऊपर का सरफेस का जो भी चेंजेस है उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? एस बैंड, क्योंकि वो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है। बट जो अर्थ के अंदर पेनिट्रेट होके जो ऑब्जर्व करेगा, अर्थ के सरफेस के अंदर थोड़ा जाएगा लिटिल बिट, वो कौन है यहाँ पे? एल बैंड, बिकॉज वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। क्यों डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है? बिकॉज वेवलेंथ इज हाई एंड जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। इज दैट क्लियर? मतलब कि अर्थ की सरफेस पे अगर एग्रीकल्चर को हमें ऑब्जर्व करना है, वेजिटेशन ऑब्जर्व करना है, बायोम ऑब्जर्व करना है, देन फ्रीक्वेंसी जो यूज होगा दैट इज एस फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वेवलेंथ कैसा, सॉरी एल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वेवलेंथ कैसे ज्यादा है एंड डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल कर, आई एम सो सॉरी, अगर वेजिटेशन, बायोम एंड फॉरेस्ट इन सबको ऑब्जर्व करना है तो एस, क्योंकि ऊपर की चीज है। अगर हमें अंदर को ऑब्जर्व करना है कि अर्थ मूवमेंट कैसे कर रहा है, अर्थ का कितना मूवमेंट हुआ, डिफॉर्मेशन कितना हुआ, ये लिटिल बिट अगर देखोगे ना जमीन पे क्या क्या चीजें हो रही है एकदम जमीन पे, राइट, तो वो कौन करेगा? एस बैंड करेगा, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ इज मोर, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करता है इसलिए। इज दैट क्लियर? एल और एस ये था जो आपका बैंड यूज होता है फॉर दी मिशन। ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करेगा। अभी पूरा आगे देखते कि ये आपका निसार है, ये अर्थ को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सैटेलाइट, ये है अर्थ का सरफेस और अर्थ की सरफेस है सैटेलाइट ऑब्जर्व करेगी। सैटेलाइट पहले इधर है,
तो सैटेलाइट इतना एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पे सैटेलाइट ने क्या किया, एल और एस बैंड को भेजा और वापस से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ और रिसीव किया, इंफॉर्मेशन कुछ आ गई, है ना। और कौन कर रहा है ये चीजें हो रही है एंटेना के थ्रू। सैटेलाइट में जो एंटेना है वो एल एंड एस बैंड रडार को भेज रहे और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो उसको रिसीव भी कर रहे हैं, राइट। फिर ये सैटेलाइट आगे मूव कर दी, यहाँ पे मूव किया सैटेलाइट ने यहाँ पे मूव किया, अगेन इतना एरिया कवर किया। इस एरिया में भी उसने एल और एस बैंड भेजा और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो उसको ऑब्जर्व किया, राइट। इस तरीके से सैटेलाइट यहाँ पे आगे मूव करता जाएगा और अर्थ के सरफेस को कवर करता जाएगा। अभी जो एंटेना है वो 10 मीटर का ही है, कितना है, 10 मीटर का ही है, 12 मीटर के आसपास है। तो ये एंटेना इतना छोटा है बट एरिया जो कवर कर रहे हो 12 किलोमीटर जितना कर लेता है। क्यों? बिकॉज इस तरीके से अगर आप देखोगे हर सैटेलाइट का आगे जब ये मूव करेगी, इन सारे डेटा को मर्ज कर दो, कंपटीशन से इन सारे डेटा को मर्ज कर दो तो एक लार्ज एरिया का इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके पास, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है सिंथेटिक अपर्चर, ठीक है। अपर्चर है उसका 12 मीटर का बट जो वो एरिया कवर कर रहे हो 12 किलोमीटर का कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंथेटिक अपर्चर। इज दैट क्लियर? फाइन। इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस सैटेलाइट, ये भेजा क्यों गया है, क्या क्या चीजें करेगा। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, मतलब कि यहाँ पे जो मॉइस्चर कितना है, कितना यहाँ पे क्रॉप का ग्रोथ हुआ है, कितना कल्टीवेशन हुआ है, कितना मिनरल्स है उस सॉइल में, ये सारी चीजें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये सैटेलाइट ऑब्जर्व कर रहा है। इज दैट क्लियर? डन। और अगर ये सैटेलाइट ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है तो फार्मर्स को बहुत ईज हो जाएगा किस चीज में, कि भाई अगर ये वाली सॉइल है, इस एरिया का सॉइल है तो आपको यहाँ पे यही फर्टिलाइजर डालना है, इतने ही अमाउंट में डालना है बिकॉज ऑलरेडी वहां पे वो चीजें प्रेजेंट है, वो मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट है सॉइल में। एंड इस फार्मिंग को क्या बोला जाता है, स्मार्ट फार्मिंग। क्या बोला जाता है? स्मार्ट फार्मिंग। और आप सोच रहे होंगे कि फार्मर्स को कैसे पता चल रहा है, फार्मर को कैसे पता चलेगा, बिकॉज ये जो डेटा है, जो ये निसार सैटेलाइट जो डेटा कलेक्ट कर रही है, मतलब आज तक की जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई है और उसने जो भी डेटा कलेक्ट किया है ना, वो डेटा से कहीं गुना ज्यादा ये निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेटा कलेक्ट करने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी डेटा कलेक्ट करेगी वो पब्लिक डोमेन में डाल रही है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड डेटा है, कोई भी एक्सेस ले सकता है इस डेटा का, कोई भी यूज कर सकता है। इसीलिए इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंट्री में कोई भी डिजास्टर आ रहा है, मतलब अर्थक्वेक कहाँ पे आ सकता है, देन सुनामी कहाँ पे, वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीजें ट्रैक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ निसार। अगर सिर्फ 2 कंट्री अपने पास ही डेटा रखती इसका तो क्या ही मतलब रहता। ये डेटा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, मतलब सारे कंट्री, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है उसको यूज कर सकती है ताकि डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर डिजास्टर हो गया तो उसको मैनेज करने में भी इजी रहेगा। कैसे? तो यहाँ पे डैमेज प्रॉक्सी मैप्स बनाए जाते हैं आफ्टर द डिजास्टर। कोई भी साइक्लोन आ रहा है उसके बाद कितनी तबाही मची, ये कैसे पता चलेगा? सैटेलाइट पिक्चर से पता चलता है, एक मैपिंग किया जाता है, तो उस मैप को बोला जाता है डैमेज प्रॉक्सी मैप्स। तो ये ज्यादा कैसे बेटर है निसार ये मैप बनाने में, पहले तो एक्यूरेसी इज वेरी हाई। कैसे एक्यूरेसी ज्यादा है? बिकॉज 2 फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं, एल और एस। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन वाला कैमरा है तो बहुत अच्छा पिक्चर आ रहा है, नो, देयर इज नो कैमरा इन दैट। बट जो अर्थ को ऑब्जर्व किया जा रहा है इन द फ्रीक्वेंसी बैंड, एल और एस बैंड में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा ही प्रिसाइज मैनर में किया जाएगा, बिकॉज 2 बैंड का यूज किया जा रहा है। अगर फ्यू सेंटीमीटर का भी अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट हो रहा है ना, कि आज इतना था बल्ज अर्थ की सरफेस पे, कल ये बल्ज फ्लैट हो गया, तो ये सैटेलाइट वो भी मेजर करेगा, सिर्फ इतना बल्ज, फ्यू सेंटीमीटर का बल्ज, वो भी ये सैटेलाइट मेजर करेगा, ठीक है। तो हाईली सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट आज तक का टू ऑब्जर्व द अर्थ। इज दैट क्लियर? और इवन टू मिटिगेट विद द डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आ गया उसके बाद उसको कॉम्बैट कैसे करना है, उसके जो एरियाज, जो अफेक्टेड एरियाज है उसमें क्या काम होना चाहिए, तो उसमें नेशनल लेवल एजेंसी, स्टेट लेवल एजेंसीज लगी रहती है, तो उनको भी ये डेटा का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में भी इसका रोल है। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में क्या है? तो फर्स्ट एनवायरमेंट में बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज देख रहे हैं हम क्या, जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, राइट, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे,
देन वाटर लेवल राइज कर रहा है, राइट तो ये सारी चीजें, इवन बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस है, क्लाइमेट चेंजेस है, फैक्टर्स है, उनको भी ये निसार सैटेलाइट ऑब्जर्व करेगा। और ये ऑब्जर्व करेगा तो जो हम पेरिस एग्रीमेंट में एनडीसी साइन करके आए तो उसको कंप्लाइंट करने में, मतलब वो टारगेट्स हमें मीट करने में इजी रहेगा, बिकॉज हमारे पास सैटेलाइट से डेटा आ रहा है कि कहाँ पे कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कितना वाटर लेवल राइज कर रहा है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर दी पेरिस एग्रीमेंट कंपोनेंट, मतलब जो गोल से हमने साइन करके आए उस गोल को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर्स, मतलब लैंड की सरफेस पे जैसे मैंने बोला ऊपर नीचे थोड़ा भी डिफॉर्मेशन हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, उसको भी ऑब्जर्व कर रही है। साथ साथ कितने अर्बन सिंक होल्स आपने देखा होगा, बारिश है अभी तो बहुत ज़्यादा खड्डे और ये सब मिल जाएगा आपको, है ना, तो उसको भी ऑब्जर्व करता है निसार सैटेलाइट, और इसको ऑब्जर्व करके ये डेटा प्रोवाइड करेगा। एंड विद दैट डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये सब डेटा। इज दैट क्लियर? सो अब दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल निसार सैटेलाइट। अभी अगर आप देखोगे देयर इज लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टैरिफ, राइट। यूएस ने बहुत सारा टैरिफ लगाया, इन रिटालिएशन विद टू दैट इंडिया ने भी टैरिफ लगाया, बट स्टिल दिस इज अ सक्सेसफुल मिशन। ये बता रहा है यहाँ पे दोनों कंट्री का रिलेशंस, हाउ दिस कंट्री विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो आज तक का अगर सबसे बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और नासा का, मतलब इसरो एंड नासा का, तो वो यही मिशन है निसार। इज दैट क्लियर? काफ़ी सालों से इसको प्लान किया जा रहा था, फाइनली इट हैज़ बिन लॉन्च। सो दिस इज ऑल अबाउट निसार मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।